हेलो बच्चों, अनूप स्टडी जोन में आप लोग का स्वागत है। आज से हम लोग सीबीएसई का जो प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उसे हम लोग पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नए जोश नए उमंग के साथ आज हम लोग साइंस का सबसे पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी किससे प्राप्त होता है? तो सुक्रोज, फैट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड। तो ग्लूकोज आपका सही ऑप्शन है। ग्लूकोज ग्लूकोज जो होता है आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज जो है किसका पार्ट है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका पार्ट है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विच इज द फॉलोइंग एलिमेंट इज द इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब प्रोटीन जो है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाता है जो कि इसेंशियल होता है प्रोटीन के लिए। तो हम लोग ये जानते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो होता ही होता है, इसके साथ साथ नाइट्रोजन ये एलिमेंट जो होता है जो प्रोटीन के लिए अति आवश्यक होता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आउट ऑफ दिस 4 एक्सपेरिमेंट सो द गिवन बिलो द डेमोन्स्ट्रेटेड इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ऑफ जर्मिनेशन सीड। मतलब आपको ये एक प्रक्रिया दिखाया गया है जिसमें आपको क्या दिखाना है? जर्मिनेटिंग ऑफ सीड। देखिए, पहला प्रोसेस क्या है कि आपका एक बीकर है, बीकर में जो ऊपर का प्लग होता है, प्लग जो होता है वो सबसे पहले कॉटन का लिया है। यहाँ पर दिख नहीं रहा आपको साफ साफ, ये क्या है? कॉटन का क्या लिया है? प्लग लिया है। तो कॉटन का प्लग लिया है तो इसका मतलब जब भी आप कॉटन के प्लग से उसे ढकोगे तो उसमें छोटे छोटे छिद्र बच जाएंगे। फिर उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लिया हुआ, ये तो सही है आपका, ये तो आपका सही है, बट कॉटन प्लग आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पर जर्मिनेटिंग सीड, देखिए यहाँ पर क्या लिया है? जर्मिनेटिंग सीड लिया है, तो पूरा प्रोसेस सही है। यहाँ पर वाटर भी लिया हुआ है, तो पूरी की पूरी प्रोसेस सही है, बट गलत क्या है? कॉटन प्लग। कॉटन प्लग के यहाँ पर आपका रबर का क्रॉक होता तब ये करेक्ट आंसर हो जाता। तो इसका मतलब ऑप्शन तो ये तो गलत है, ए फिगर गलत हो गया। दूसरा है रबर क्रॉक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, वाटर, सब कुछ सही है, बट यहाँ पर देखिए जर्मिनेटिंग ऑफ सीड ही फिगर गायब है। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा वाला फिगर भी आपका गलत है। रबर क्रॉक ये सही है, वाटर ये भी सही है, जर्मिनेटिंग ऑफ सीड ये भी सही है, बट यहाँ पर देखिए बच्चों आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअल में एब्सेंस है, तो ये भी फिगर आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो एक ही फिगर वो तो सही हुई होगा। तो यहाँ से देखिए रबर क्रॉक बिल्कुल सही है, वाटर होना चाहिए, जर्मिनेटिंग सीड होना चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका फिगर 4 सही है। तो फिगर 4 जो है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अ लीफ फ्रॉम द डिस स्टार्च, मतलब स्टार्च को उसमें से निकाला जाता है। ब्लैक पेपर स्ट्रिप शो द फिगर 1। आपको पहले फिगर में देखना है कि इस फिगर के बारे में बात किया गया है। ठीक है, द स्टार्च टेस्ट डन ऑन अ लीफ आफ्टर द फ्यू आवर, मतलब स्टार्च टेस्ट हम लोग कर रहे हैं कितना आवर? फ्यू आवर, कितना अप्रॉक्स? तो 8 आवर के बराबर चेक किया जा रहा है। तो आप अगर एक्टिविटी किए होंगे पहले चैप्टर का तो आपको पता होना चाहिए कि स्टार्च चेक करते समय लिफ का जो कलर होता है आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद वो किस में चेंज हो जाता है? ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो लिफ जो है ढका हुआ पोर्शन तो वो ब्लू होगा नहीं आपका, एक्चुअल में वो तो ब्लू होगा नहीं। जिस पर आयोडीन सोल्यूशन क्या होगा आपका गिरेगा उसी क्या हो जाएगा? ब्लू। तो नीचे और ऊपर वाले पार्ट तो आपके ब्लू हो जाएंगे। ठीक है, बचा आपका जो होगा वो सही होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका वाइट है, यहाँ पर वाइट, यहाँ पर ब्लू, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर देखिए ये ब्लू है, ये ब्लू है, ये क्या है? वाइट है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। मतलब ऊपर क्या होगा? ब्लू होगा। ठीक है, नीचे क्या होगा? ब्लू होगा। जो ढका हुआ पार्ट है वो कैसा हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। एक्चुअल में ग्रीन मत मार दीजिएगा। ठीक है, जब आयोडीन सोल्यूशन डाला जाएगा उस पर तो ये कैसा हो जाएगा? वाइट कलर दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, टू प्रिपेयर अ गुड टेम्पोरी माउंट ऑफ द पिटूनिया लीफ
फिल शोइंग मेनी स्टोमेटा। देखिए यहीं पर प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए कि यदि आपके पास कोई लिफ है, ठीक है, लिफ का नाम दिया हुआ है, तो लिफ है, तो लिफ के किस पोर्शन पर स्टोमेटा के पोर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है लोअर सरफेस ऑफ द लिफ, टिप ऑफ लिफ, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिफ, अपर सरफेस ऑफ लिफ। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे, या तो लिफ अगर आप तोड़िएगा उसको आप स्पर्श करिएगा, टच करिएगा, तो टच करने पर क्या होगा, आपको ऊपर वाला सरफेस जो होगा स्मूथ दिखाई देगा, बट आप नीचे की तरफ जब आप टच करेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, रफ दिखाई देगा। तो इसका मतलब ऑप्शन जो होगा वो लोअर सरफेस ऑफ द लिफ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है विच इज द मटेरियल रिक्वायर्ड setting up the experiment of showing that light is necessary for the photosynthesis। फिर से बता रहे हैं, अगर आप एक्टिविटी, आपके एग्जाम में एक्टिविटी वाले क्वेश्चन मस्ट है कि आएंगे ही आएंगे, तो आपको बोला गया जब लाइट इज द नेसेसरी ऑफ द फोटोसिंथेसिस उस समय आपको कौन कौन सी मटेरियल रिक्वायरमेंट होती है। तो बीकर होता है, ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन होता है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट होते हैं। जैसे बात करें हम लोग आंसर द हेल्दी पोटैटो प्लांट, एक प्लांट चाहिए हम लोग को, ठीक है, पेट्री डिश चाहिए, बीकर चाहिए और वाटर चाहिए, फोर्स स्ट्रिप चाहिए, वाटर बाथ चाहिए, पीसेस चाहिए, ठीक है। तो ये जितने भी आपके लिखे गए हैं, देखिए अल्कोहल भी है, यहाँ पर आयोडीन सोल्यूशन भी है, तो ये जितने भी रिक्वायरमेंट लिखे गए हैं वो सभी के सभी लाइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में आपको आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, जैसे आपकी बॉडी से किसी वेस्टेजियस पदार्थ को बाहर निकालना, ठीक है, फिल्टर करके बाहर निकालना, यही क्या होता है एक्सक्रीशन, ठीक है। फिर बोला है हाउ डज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव फ्रॉम दिस वेस्टेज, मतलब जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी से ये कैसे निकलता है। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी में डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू उनके वेस्टेज बाहर निकलते हैं, ठीक है, और हम लोग के बॉडी में क्या होता है, किडनी के थ्रू बाहर निकाला जाता है। चलिए आंसर देख लेते हैं, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल हार्मफुल मेटाबॉलिज्म वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब मेटाबॉलिज्म क्रियाएं से जो भी आपके बॉडी में वेस्टेज हैं उन्हें क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव वेस्टेज सिंपल, देखिए यहाँ पर दिया सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। फिर देयर बॉडी इज द सरफेस, और इसी में बात किया है कि अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उनके पास क्या होगा, एक वेरियस प्रकार का ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम लोग नाम देते हैं किडनी, और किडनी के थ्रू क्या होता है, आपकी बॉडी में ब्लड का फिल्टरेशन होता है, ठीक है, फिल्टरेशन होता है, शुद्धिकरण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वाई कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म, ठीक है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जनरली अगर देखा जाए तो डिजॉल्व होने के बाद ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअल में क्या होता है, कंप्लीट तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। कार्बन इज द मोर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन, दैट्स वाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज इन अ सॉल्युबल फॉर्म, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, आपके ट्रांसपोर्ट इन द सॉल्युबल फॉर्म होते हैं। चल नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इन विच सेल ऑर्गेनिज्म डज रेस्पिरेशन इज अकर, मतलब अगर आप रेस्पिरेशन करते हैं तो उस समय जो प्रोसेस होता है वो किस प्रक्रिया, मतलब कहाँ पर होता है, कौन से सेल ऑर्गेनेल में होता है। तो सेल ऑर्गेनेल का नाम पूछ लिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनेल है इसी में आपका क्या होता है, रेस्पिरेशन टेक प्लेस होता है, ठीक है। मतलब क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया को, वैसे हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा का घर कहा जाता है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। अब पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि आपकी बॉडी में जो एनर्जी बनता है वो एटीपी के फॉर्म में बनता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, what is the end produce formed during the fermentation process of the yeast, मतलब ईस्ट में कौन सा प्रोसेस होता है और कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है। चलिए
बात करते हैं जब रेस्पिरेशन होता है तो आप पढ़े होंगे C6H12O6, ये आपका क्या है, ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है सबसे पहले ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, ग्लूकोज जो होता है ये सबसे पहले कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म में आता है। कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म में, और वहाँ पर जाकर ये पाइरूवेट में चेंज हो जाता है। पाइरूवेट में चेंज हो जाता है, और पाइरूवेट में चेंज कहाँ पर होता है, यहाँ पर ग्लूकोज से पाइरूवेट में कहाँ चेंज होता है, तो आप याद रखेंगे साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जाते ही ये क्या हो जाते हैं, पाइरूवेट में टूट जाते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है आगे, अगर बोला गया कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन आपका अगर उसके प्रेजेंस में यहाँ पर अगर ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा तो ये कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। कहाँ पर होता है, ईस्ट में। तो ईस्ट में जो भी प्रोसेस होता है उसी का नाम हम लोग देते हैं फर्मेंटेशन। क्या नाम देते हैं, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है, तो आप बोलोगे इथेनॉल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, इथेनॉल का निर्माण होता है। प्रोडक्ट में आपका इथेनॉल बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2 गैस बनेगा, प्लस आपकी कुछ ATP ऊर्जा बनेगी, ठीक है, कुछ आपकी ऊर्जा भी बनेगी। फिर बोला है अंडर व्हाट कंडीशन सिमिलर प्रोसेस टेक प्लेस इन आवर बॉडी लीड एट द मसल्स क्रैम्प। मतलब हमारी बॉडी में जो ये प्रोसेस होता है और जो मसल्स क्रैम्प हो जाता है उसमें क्या सिमिलरिटी है, तो आइए इसमें बात करते हैं हम लोग। जैसे कहने का मतलब इसका क्या है कि जैसे ह्यूमन बींग है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन बींग में क्या होगा, रेस्पिरेशन अगर प्रोसेस टेक प्लेस हो रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन हो रहा है तो दो प्रोसेस होता है। एक होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एक होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एक प्रोसेस होता है ऑक्सीजन के इफिशियंसी पर, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी कब होती है, जब आप याद रखिएगा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, हैवी क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। या तो ऐसे समझे कि जो ओलंपिक गेम होते हैं वहाँ पर एथलीट होते हैं, उनको ये ज़्यादा प्रोसेस होता है। जैसे ये O2 की कमी से लैक्टिक एसिड बनता है, तो आप ओलंपिक वाले अगर खिलाड़ियों को देखेंगे तो क्या होता है, उनके बॉडी में लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है, ठीक है। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं ह्यूमन बींग्स में। देखिए यहाँ पर देखिए, जो ग्लूकोज से पाइरूवेट में चेंज होता है ये प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। फिर उसके बाद ऑक्सीजन अगर आता है तो हमने अभी बात किया कि ये कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो ये क्या करते हैं, किस में चेंज होते हैं कि CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, एनर्जी। और ये जो एनर्जी होता है ये हाई एनर्जी होता है। क्या होता है, हाई एनर्जी होता है, बहुत भारी मात्रा में एनर्जी ये बनाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा, ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी तो आप क्या करोगे, आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है। लैक्टिक एसिड के साथ इसके पास क्या होता है, लो एनर्जी बनता है। और लो एनर्जी जो होगा, क्या होगा, लो एनर्जी जो होगा आपके बॉडी में क्या करेगा, कम ऊर्जा प्रदान करेगा। और जहाँ पर कम ऊर्जा प्रदान करेगा वहीं पर क्या होगा, आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और इससे आपके मसल्स क्या हो जाते हैं, क्रैम्प हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट आर द कंपोनेंट फॉर द गैस्ट्रिक जूस, व्हाट इज देयर फंक्शन। मतलब आपको बोला है कि गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस देखिए ध्यान से, जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये कहाँ पाया जाता है, पहले तो हम लोग बात करते हैं। गैस्ट्रिक जूस जनरली कहाँ पाया जाता है, स्टमक में। कहाँ पाया जाता है, स्टमक में। अब गैस्ट्रिक जूस के अलावा यहाँ पर अगर बात किया जाए तो आप अगर पढ़े होंगे तो यहाँ पर रेनिन पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर HCl भी होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पेप्सिन भी होते हैं। तो बारी बारी इनके कार्य भी देख लेते हैं। आपके कंपोनेंट तो हो गए रेनिन, HCl, पेप्सिन, और एक और होता है म्यूकस, ठीक है। ये आपके इतने कुछ हैं, ठीक है, इतने कंपोनेंट हो गए। अब इसमें क्या बताना है कि इनके फंक्शन के बारे में लिखना है। तो फंक्शन क्या क्या होता है, चलिए। रेनिन जो होता है वो क्या करता है, मिल्क का पाचन करता है, ठीक है, डाइजेशन ऑफ मिल्क। किसका करेगा, मिल्क। और ये जनरली कहाँ पाया जाता है, छोटे बच्चों में पाचन करता है। 1 से 14 वर्ष के अप्रॉक्स बच्चे होते हैं तो उनमें रेनिन का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। अब बात करते हैं HCl। HCl जो होता है, पहले तो जो भोजन को होता है उसको एसिडिक फॉर्म में बना देगा,
किस में बना देगा, एसिडिक फॉर्म में बना देगा। दूसरा क्या करता है, जो बैक्टीरिया होगा, जो भी बैक्टीरिया होंगे खाना खाते समय उनको क्या करेगा, ये किल कर देगा, मार देगा, ठीक है। तीसरा क्या करेगा, जब आपका भोजन पेट में आता है तो वो 4 से 5 घंटे स्टे करता है, ठीक है, तो उसको सड़ने से रोकता है, ठीक है, डिके होने से क्या करता है, रोकता है। 4 से 5 घंटे तक आपका क्या होता है, खाना वहाँ पर स्टे होता है, ठीक है। तो इतने सारे फंक्शन है। दूसरा पेप्सिन दिया हुआ है, पेप्सिन का क्या कार्य होता है, तो पेप्सिन जनरली हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। और प्रोटीन जो होता है यहाँ पर, प्रोटीन जो होता है टूटता किस में है, पेप्टाइड, ठीक है, पेप्टाइड और पेप्टोन्स में, पेप्टाइड और पेप्टोन्स में, ठीक है, ये जनरली इसी फॉर्म में टूट जाते हैं, पेप्टाइड और पेप्टोन्स में। म्यूकस, म्यूकस एक तरह का लेयर होता है, लेयर का फॉर्मेशन करता है। ऐसा कौन सा लेयर, जैसे कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर HCl पाया जा रहा है, यहाँ पर जो HCl पाया जा रहा है, ये इस HCl का pH मान बोला जाता है अप्रॉक्स 1.5 होता है या इससे लेस देन होता है, ठीक है, 1.5 या उससे लेस देन होगा। तो ये इतना खतरनाक है, तो इससे बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण होता है जो म्यूकस बनाता है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है जो HCl से क्या करता है, सेफ रखता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वाई इज द यूरिन मोर कंसनट्रेटेड इन समर, मतलब यूरिन जो होता है वो समर के दिन में ज़्यादा कंसनट्रेटेड, सांद्र क्यों होता है। जैसे कहने का मतलब है, जब गर्मी की दिन आती है, जब गर्मी का दिन आता है तो उस समय होता क्या है कि आपके बॉडी में वाटर की मात्रा, जो वाटर हम लोग पानी पीते हैं उसकी मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ जाती है, ठीक है। हम लोग पानी बाहर मतलब जितना हो सके उतना पीते हैं गर्मी के दिन में, तो इससे क्या होगा, अब वाटर की मात्रा अगर आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में हो गया क्या कि आप पेशाब करेंगे, ठीक है, आपकी बॉडी से यूरिन निकलेगा, लेकिन यूरिन की मात्रा जो होगी पहले की अपेक्षा थोड़ा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, लेस होगा। तो यहाँ पर होगा क्या कि जब बचेगा, जो बचा हुआ एक्सेस ऑफ वाटर है वो आपकी बॉडी से स्वेट के फॉर्म में, ठीक है, स्वेट मतलब पसीना के फॉर्म में आपकी बॉडी से इवेपोरेट होके बाहर की तरफ निकलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारी बॉडी उस समय क्या करती है, कूल महसूस करती है, ठीक है। आइए आंसर देख लेते हैं। इन समर कंजप्शन वाटर इज द इंक्रीज, ठीक है, हमारी बॉडी में क्या करता है, पानी बढ़ जाता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दैट द अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सीडेड लेस, मतलब जो यूरिन की मात्रा हो जाती है वो थोड़ा सा कम निकलता है। फिर दिस इज बिकॉज द मोस्टली ऑफ वाटर एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, मतलब वहाँ पर आपका जो एक्सेस ऑफ वाटर बचा हुआ है वो एक्सक्रीट हो रही है, मतलब उत्सर्जित हो रही है, किसके फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में, पसीने के रूप में आपके बॉडी से बाहर हो रहा है, मतलब इवेपोरेटेड हो जा रहा है सून ड्यू टू हाई इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, मतलब आपके वहाँ पर समर के दिन में क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। सो इट कीप आवर बॉडी इज कूल, बोला गया है आपकी बॉडी उस समय क्या होगी, कूल होगी। हेंस इज कंसनट्रेटेड या एलोइस यूरिन इज एक्सक्रीटेड, उस समय आपकी बॉडी से क्या होगा, हल्के पीले रंग के पेशाब होते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ओनली डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज पंपिंग थ्रू द फिश हार्ट, इज इज ट्रू, मतलब क्या ये सत्य है, जस्टिफाई योर आंसर, मतलब जो फिश होता है उसमें एक बार मतलब पंप होता है तो सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप होता है, किसमें, फिश के हार्ट में। तो ये बात पूछा है कि क्या ये सत्य है, तो हाँ जाहिर सी बात है ये बात सत्य है। क्यों, क्योंकि जो फिश होता है, जो फिश होता है, फिश का जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर में डिवाइड होता है, 2, कितने चैम्बर होते हैं, 2, एक में होगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, एक में क्या होगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो जब एक बार पंप करेगा तो बॉडी में इसके क्या होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही जाएंगे, ठीक है, और दूसरी बार में क्या होगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड वापस आता है, ठीक है, मतलब उसके पास एक आर्टियम एक वेंट्रिकल पाया जाता है। देखिए आंसर क्या है, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली डीऑक्सीनेटेड ब्लड आर पंपिंग थ्रू द फिश हार्ट बिकॉज the heart pumping out deoxygenated blood which is oxygenated by the gills, मतलब जो आपका deoxygenated blood होता है वो कौन ये जनरेट कर रहा है यहाँ से, oxygenated blood और गिल्स, मतलब हम लोग के बॉडी में क्या होता है, लंग्स होता है, इनके बॉडी में क्या होता है, गिल्स होता है, तो गिल्स के द्वारा यहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। और it is then supplied other body of the part where deoxygenated blood क्या, ब्लड इज रिटर्न फ्रॉम द हार्ट, मतलब जो भी आपके डीऑक्सीनेटेड ब्लड होंगे वो कहाँ आ जाते हैं, हार्ट में आ जाते हैं। ऑक्सीनेटेड ब्लड क्या हो गया, उनके पूरी बॉडी में गया,
फिर वहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हुई, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उनके बॉडी मतलब बॉडी के हार्ट पार्ट में चला आएगा। एंड दिस पॉसिबल बिकॉज देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है बिकॉज फिश हैव 2 चैम्बर्ड ऑफ हार्ट, मतलब उसके पास केवल हार्ट के 2 चैम्बर्ड होते हैं। मेन रीजन तो आपका यही है कि उनके पास 2 ही चैम्बर्ड होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। ये जो प्रश्न है लगभग 5 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। कितने नंबर का, 5 नंबर। तो 5 नंबर का प्रश्न का जवाब आप कैसे देंगे, तो चलिए आइए हम लोग जवाब देना सीखते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो देयर आर फॉलोइंग, लिखेंगे फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो पहला आप लिखोगे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड, ठीक है, ब्लड वाला, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला क्या होगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, पहला सिस्टम समझ में आ। फिर दूसरा आप जवाब दोगे, दूसरा सिस्टम पाया जाता है लिम्फ, ठीक है, लिम्फैटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपके पास 2 सिस्टम पाए जाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या करोगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आप बताओगे। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को बताने के लिए सबसे पहले आप क्या बताओगे, मतलब पहले में भी क्या बताओगे, तो सबसे पहले आप कैसे, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ब्लड के बारे में बताएंगे, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले किसके बताएंगे, ब्लड के बारे में। तो ब्लड के 2 कंपोनेंट, एक सॉलिड भाग में बांटा गया है, एक लिक्विड, ठीक है। सॉलिड भाग में जो है वो कौन आता है, तो आप बोलोगे कि ब्लड कार्पसेल आते हैं, ठीक है, ब्लड कार्पसेल, ठीक है। लिक्विड पार्ट में कौन आता है, तो आप बोलोगे प्लाज्मा, क्या आता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा लगभग कितना होता है, तो आपके ब्लड के लगभग 50 से 60% आपके क्या होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, और बचा हुआ 40 से 45% जो होते हैं वो आपके ब्लड कॉर्पसेल होते हैं, ठीक है। ब्लड कॉर्पसेल के भी क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं, एक आपके आरबीसी, एक आपके पास डब्ल्यूबीसी और एक आपके पास प्लेटलेट्स, ठीक है। ये आपके इतने पार्ट होते हैं। तो बारी बारी आप बताएंगे आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, इतना बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्लाज्मा के भी बारे में बताएंगे कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा आपके बॉडी में करता क्या है, प्लाज्मा मेंटेन करता है आपके यूरिन को, प्लाज्मा प्रोटीनियस पार्ट होता है, ठीक है। तो ये सब आप बताएंगे। अब इतना बताने के बाद ब्लड का कंपोनेंट खत्म होगा, ठीक है। आप एकदम बाकायदे यहाँ पर बनाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। फिर इसी में अभी हेडिंग क्या होगा, चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, लिम्फैटिक, तो लिम्फैटिक अभी नहीं, अभी ब्लड में ही बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर हार्ट, क्या डालेंगे, हार्ट, ध्यान सुनिएगा। फिर हार्ट के बारे में बताएंगे कि हार्ट की स्टडी कार्डियोलॉजी में किया जाता है। हार्ट का वर्क होता है पंपिंग ऑफ ब्लड, मतलब आपकी बॉडी में क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। हार्ट के पास टोटल 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। उनमें से क्या होता है, एक आर्टियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है, उसमें लेफ्ट होता है, राइट होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, मतलब वेंट्रिकल भी लेफ्ट राइट होगा, आर्टियम भी होगा। फिर क्या होगा, आप उसमें बताएंगे कि पहले तो चैम्बर बता दिए, आपने क्या बताया, चैम्बर्ड बता दिया, ठीक है। चैम्बर्ड के साथ साथ आप क्या बताएंगे कि आर्टियम और वेंट्रिकल पाया जाता है। फिर उसमें बताएंगे कि इसके पास ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड पाए जाते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ऑर्टाद होता है, मतलब ऑर्टाद होता है, ठीक है, ऑर्टा आपकी बॉडी में ऑर्टाद होता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है आपकी बॉडी से हार्ट में ले जाने का काम वेना कावा करता है। कौन करता है, वेना कावा करता है, ठीक है। तो बारी बारी इनके चारों वेसल्स, मतलब जो भी आपके पार्ट हैं उसमें ब्लड कहाँ से आता है, ठीक है। अगर आपको लिखने बहुत ज़्यादा बड़ा लिखना है तो बारी बारी सबका फंक्शन लिख दिए, तो नहीं तो इतना बहुत है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और पार्ट है, इसके बाद आप क्या लिखोगे, ब्लड हो गया, हम लोग के पास क्या होगा, ब्लड के बारे में बताए, फिर हार्ट के बारे में बताए। फिर उसके बाद इसमें क्या बताएंगे कि आपके पास ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं। ब्लड के कंपोनेंट में एक और पार्ट हमने ऐड किया कि पहला हो गया ब्लड, दूसरा हो गया हार्ट, तीसरा आपका ब्लड कॉर्पसल, ठीक है, ब्लड वेसल्स, कॉर्पसल नहीं वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में क्या बताएंगे
कि ये जो ब्लड है आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे ऑर्गन तक पहुंचता है, ठीक है, हर एक सेल तक पहुंचता है। अब इसमें क्या होगा, इसके भी कई पार्ट होंगे, आर्टियोल होंगे, कैपिलरी होंगे, मतलब इससे जैसे वेसल्स जो होती है वो पतली पाइप होती है, मोटी होती है, इससे पतली क्या होता है आर्टियोल, फिर इसके बाद कैपिलरी, कैपिलरी जो होती है बहुत पतली पाइप होती है, ठीक है, जो हमारे हर एक सेल तक पहुंचाता है, कैपिलरी ही होता है जो हर एक सेल तक पहुंचता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या बताओगे, ये आपके पूरा जो आंसर था इतना, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का था। फिर लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी बताओगे, तो आप क्या बताओगे, लिम्फेटिक में लिम्फ जो होता है, जैसे लिम्फ जो होता है, आपसे पहला पूछा जाएगा लिम्फ क्या होता है, तो आप बोलोगे लिम्फ भी एक तरह का क्या है, फ्लूइड पार्ट है जिसमें आरबीसी की मात्रा नहीं होती, ठीक है, आरबीसी इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। लिम्फ में क्या होता है, लिम्फ में लिम्फ के क्या होते हैं, नोड पाए जाते हैं, ठीक है, लिम्फ नोड पाए जाते हैं, लिम्फ आपके वेसल्स पाए जाते हैं, ठीक है, लिम्फ आपके ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है, लिम्फ आपकी कैपिलरी पाई जाती है। तो ये इसके पार्ट हैं, समझ में आया। इनके विभिन्न जैसे कार्य भी होते हैं। लिम्फ नोड आपके क्या होते हैं, बचे हुए वेट से क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। वेसल्स एक तरह की क्या होती है, पाइप होती है, नली होती है। ऑर्गन, लिम्फेटिक ऑर्गन भी पाई जाती है, जैसे थाइमस और स्प्लीन हो गया, ठीक है। तो इनके भी क्या है, विभिन्न कार्य हैं। तो आइए बात करते हैं, जैसे देयर आर टू मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, दो मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है किसमें, ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। पहला ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में आप पहला हेडिंग डाले ब्लड, फिर आपने बताया ब्लड जो होता है एडल्ट ह्यूमन बींग्स में अप्रॉक्स 4 से 5 या 5.6 पाया जाता है, ठीक है। इसका पीएच मान अप्रॉक्स कितना होता है, 7 होता है। इसमें कंसिस्ट जो पार्ट है वो प्लाज्मा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सब, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद आप इस देखिए हेडिंग डाला गया हार्ट। हार्ट में क्या होता है, हार्ट एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जो प्रोटेक्टेड बाई, मतलब प्रोटेक्ट होता है किससे, पेरिकार्डियम से, ठीक है। पेरिकार्डियम वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो हार्ट के ऊपर पाया जाता है। और ये दे आर कैविटी, पेरिकार्डियम इस पेरिकार्डियल कैविटी, मतलब उसके ऊपर क्या होता है, अंदर खाली कोई कैविटी, खाली जगह होता है, उसके हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। इट इज़ द फिल, मतलब इसी नाम से एक फ्लूइड भी होगा जिससे ये फिल होता होगा, फिल विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड। देखिए नाम एकदम सेम है, एक फ्लूइड हो गया, एक कैविटी हो गया, और उसके ऊपर जो लेयर पाया जा रहा है वो पेरिकार्डियम होता है, ठीक है। हार्ट जो होता है, देखिए लुब्रिकेंट लिखा गया है, मतलब स्नेह, बहुत स्नेह का मतलब होता है कि जैसे आप कैरम वरम खेलते होंगे तो कैरम के ऊपर क्या होता है, आप पाउडर गिराते हैं, तो पाउडर गिराने से क्या होता है, कैरम की गोटी बहुत स्लीपी हो जाती है, ठीक है, सरकने लगता है, मतलब उसमें चिकनाहट नहीं एकदम पैदा कर देता है। तो इसीलिए क्या होता है, ये चिकनाहट पैदा कर देते हैं ताकि फंक्शन लेस हो, ठीक है, फंक्शन लेस मूवमेंट पकड़ पाए, मतलब उन्हें कोई अड़चन ना आ पाए। और दूसरा बोला गया कि हार्ट आर फैक्ट द 4 वाटर टाइटली चैम्बर्ड, मतलब उसके अंदर क्या होता है, 4 चैम्बर्ड पाए जाते हैं। फिर उसके बाद नाम भी दिया होगा, चैम्बर्ड आर कॉल्ड ऑरिकल्स, मतलब आर्टरी, और डिस्टर्बेंस इन द चैम्बर्ड वेंट्रिकल। दूसरा पार्ट क्या है, वेंट्रिकल, यही मैंने बताया था कि लेफ्ट राइट दोनों में पाया जाता है। जैसे चैम्बर्ड होगा, ऐसे करके हार्ट बना दिया तो हार्ट के कितने चैम्बर्ड होंगे, 4, तो आर्टियम ऊपर, वेंट्रिकल नीचे, ठीक है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। फिर उसके बाद आपसे बोला गया है कि द लेफ्ट हाफ ऑफ ऑरिकल रिसीव द प्योरीफाइड ब्लड, मतलब ऑक्सीनेटेड ब्लड लाता है कहाँ से, लंग्स से, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, कहाँ में, फिर उसे कहाँ इम्पिटी कर देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहने का मतलब है कि अगर बाय द वे ऊपर आपका लंग्स है तो यहाँ से ब्लड आया हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर में, फिर यहाँ से पंप होकर नीचे चला आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे बोला है द लेफ्ट वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड दिस ब्लड वेरियस ऑर्गन और टिश्यू थ्रू द ब्लड वेसल्स, मतलब जब हार्ट पंप होगा तो वेंट्रिकल से जितने भी ऑक्सीनेटेड ब्लड होंगे वो आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन पार्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। इसी में नेक्स्ट पार्ट है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है, कैरी किया जाता है ऑक्सीनेटेड ब्लड, आर कॉल्ड आर्टरीज, मतलब आर्टरीज के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। सेम इसका अपोजिट होगा कि डीऑक्सीनेटेड के साथ क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड जो होता है वो
वेंट्रिकल वाले काम करते हैं, मतलब आपके वेन काम करते हैं, ठीक है। जैसे कहने का अब फिर बोला है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस अक्रॉस द कैपिलरी। देखिए यहाँ पर कैपिलरी नाम आया है, तो मतलब हर एक बॉडी के ऑर्गन के सेल तक पहुँचाने का जिम्मा किसके पास होता है? कैपिलरी, क्योंकि कैपिलरी जो होता है बहुत महीन पाइप होती है, ठीक है। इट इज़ द पॉसिबल बिकॉज, देखिए यहाँ पर दिया है, वॉल ऑफ कैपिलरी आर एक्सट्रीमली थिन, बहुत पतली होती है, और द ब्लड फ्रॉम द टिश्यू क्लियर बाय द स्मॉल वेन्यूल्स विच यूनाइटेड फ्रॉम द वेन। कहाँ होता है? फिर दोबारा वेन में आ जाता है। जैसे कहने का मतलब कि ऑक्सीनेटेड ब्लड कौन लेके गया? आर्टरी, ठीक है। कौन लेके गया? आर्टरी। तो वहाँ से ऑक्सीनेटेड ब्लड क्या हो गया? ऑर्गन में जाने के बाद वहाँ से CO2 को मात्रा मिल गया, तो डीऑक्सीनेटेड हो गया। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कौन कैरी किया? वेन। कौन कैरी किया? वेन। और डिफरेंट ऑर्गन पार्ट ज्वाइन विद द वेरियस वेना कावा, दोबारा वो क्या करता है? वेना कावा में वापस लाके डाल देता है, मतलब इस वाले पोर्शन में, बॉडी के इस वाले पोर्शन में लाके डाल देगा, ठीक है। जो आपका हार्ट है यहाँ पर क्या होगा? इकट्ठा होता है। चलिए आगे इसी में दिया है कि कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का कंपोनेंट, पहला लिम्फ बोला है, लिम्फ के बारे में बताया है कि ये सिमिलर इज द ब्लड, मतलब ब्लड के जैसा ही होता है, बट RBC आर एब्सेंट। RBC क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शंस होता है, WBC पाया जाता है। फिर बोला है इसमें लिम्फ वेसल्स भी पाई जाती हैं। वेसल्स आपके क्या होते हैं? कि ढोने का काम करते हैं, ठीक है। लिम्फ कैपिलरीज, छोटे छोटे आपके अभी बताएं थिन लेयर के क्या होते हैं? कैपिलरी पाए जाते हैं, जो फॉर्म्ड फ्लूइड लीक फ्रॉम द ब्लड, मतलब जो भी आपके ब्लड कुछ बचे उचे होंगे उनको ये ढोता है। एंड फिर बात किया कैपिलरी आर गोस्ट इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द टिश्यू, मतलब जो भी आपके अंतर आणविक जो स्थायी स्पेस होता है उसमें क्या करते हैं? टिश्यू के अंदर, वहाँ से क्या करते हैं? बचे हुए अपशिष्ट को वापस लाते हैं। फिर इसमें बात किया लिम्फेटिक नोड। लिम्फेटिक नोड भी पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ आपके क्या होते हैं? ज्वाइंट होते हैं, वहाँ वहाँ आपके लिम्फेटिक नोड भी पाए जाते हैं। इसमें मैंने बोला था लिम्फेटिक ऑर्गन भी पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे थाइमस और स्प्लीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये प्रश्न आपका 5 नंबर में है। मतलब आपकी डेली लाइफ में अगर देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस का क्या महत्व है। तो देखिए पहला पॉइंट है कि फोटोसिंथेसिस इज प्रोसेस ऑफ द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब कहने का मतलब है कि जब भी आप फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया देखे होंगे तो उसमें CO2 और H2O का यूज होता है, ठीक है। तो वो जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक, मतलब इनऑर्गेनिक में फोटोसिंथेसिस में कौन सा कंपाउंड आता है? H2O और CO2। दिस फूड बिकम द यूटिलाइज, मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं, किसके लिए? सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि लाइफ देयर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर ये एनर्जी जो बनाता है ग्लूकोज, वो किसके लिए बनाता है? ताकि सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ, जीवन चल सके। दूसरा ऑप्शन बी है, बोल रहा है ओनली नोन मेथड विच रिलीज ऑक्सीजन, मतलब फोटोसिंथेसिस जब प्रक्रिया होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके हमें वो वापस में क्या देता है? ऑक्सीजन, जो अपने डेली लाइफ में जीवन व्यतीत करने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं। एटमॉस्फेयर एंड कीप द कंजप्शन ऑफ द O2 लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस, मतलब जो हमारी बॉडी में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को ले रहे हैं। इसका कहने का मतलब है कि जब भी ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, क्यों, कहाँ पे लेते हैं? रेस्पिरेशन में। और रेस्पिरेशन में होता क्या है कि ऑक्सीजन का यूज करके हम अपनी बॉडी में एनर्जी बनाते हैं। सबसे पहले बात ये किया है कि जो प्लांट होते हैं वो CO2 H2O को लेकर ऑक्सीजन देते हैं, और यही ऑक्सीजन हम अपनी बॉडी में लेकर रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू अपनी बॉडी के लिए एनर्जी क्या करते हैं? उत्पाद करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट ऑल्सो हेल्प टू कीप अप CO2 कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर कांस्टेंट, मतलब आपकी जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर वातावरण में CO2 की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित बनाए रखता है, मतलब कांस्टेंट रखता है, नियत रखता है, ताकि आपके एटमॉस्फेयर में जो इकोसिस्टम हो वो डिसबैलेंस ना हो, ठीक है। द CO2 being released due to respiration and living organism is begin incorporated into glucose during the photosynthesis, और यही जो हम लोग क्या करते हैं? CO2 बाहर निकालते हैं, वो प्लांट द्वारा उन्हें ग्रहण किया जाता है और उससे वो क्या बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसको किस में चेंज कर देते हैं? ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बैलेंस रह सके। डी ऑप्शन है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल, मतलब जब फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है
अगर प्लांट मान लीजिए कहीं पर सूख के ज़मीन के अंदर धंस गए तो वहाँ पर ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस बनाने में भी काम देते हैं। दिस हैव बीन प्रोड्यूस बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड कंप्रेशन ऑन द पास्ट प्लांट। ठीक है, मतलब जो भी दबे हुए प्लांट हैं उनको भारी प्रेशर पर वो चेंज हो जाते हैं किसमें, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। ई इसमें है ऑल यूजफुल प्लांट प्रोड्यूस सर्च टिम्बर, रबर, रिजिन, ड्रग्स, ऑयल, फाइबर, ईटीजी। मतलब कहने का जो प्लांट है वो हमें क्या यूजफुल प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे टिम्बर रहने के लिए आपके घर देते हैं, रबर निकलता है, रेजिन दूध होता है, ड्रग्स भी होता है, ऑयल भी प्राप्त होता है, फाइबर, ये सभी के सभी चीज़ प्राप्त होते हैं डिराइव फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब आपका प्रकाश संश्लेषण होगा तभी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है इसी में अगला भी दिया है, ग्रीन प्लांट आर मेन प्रोड्यूसर। मतलब जो ग्रीन प्लांट होते हैं, आप लास्ट चैप्टर पढ़े होंगे आवर इन्वायरमेंट, ठीक है, तो वहाँ पर जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मेन प्रोड्यूसर होते हैं, आपका मेन प्रोड्यूसर। ठीक है, जो खाना स्वयं से बनाते हैं और हम लोग उन्हीं पर डिपेंड होते हैं। दिस फूड ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, प्रोड्यूसर ऑफ द फूड ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम फूड चैन का ये क्या है, पहला चरण है। ठीक है, ऑल देयर ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑल अदर ऑर्गेनिज्म जो भी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिपेंडेंट ग्रीन प्लांट और फॉर द फूड। मतलब जो भी आपके इन्वायरमेंट में ग्रीन प्लांट है, या हम लोग उन पर डायरेक्ट निर्भर या इनडायरेक्ट। जैसे कहने का मतलब प्लांट अगर फल लगाया है या कोई भी प्लांट है या ग्रीन ग्रास है तो उसको हम लोग डायरेक्ट ग्रहण भी कर सकते हैं। ठीक है, फल तोड़ के हम लोग खा सकते हैं। इनडायरेक्टली कहने का मतलब जैसे मान लो लीजिए कि ये क्या होगा, प्लांट पर क्या हुआ, प्लांट को कौन खा लिया, बकरी। ठीक है, बकरी खा लिया है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, बकरी को काट के खाते हैं, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ये सेशन समाप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर ये सेशन समाप्त हो गया। अब आगे हम लोग पार्ट 2 में इसी चैप्टर से बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।